तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन न्यूक्लियाई जो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग हम शुरुआत करेंगे बाय नोइंग व्हाट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। हमने लास्ट लेसन में अनस्टेबल न्यूक्लियाई के कॉसेस पढ़े थे। वी हैड सीन दैट अनस्टेबल न्यूक्लियाई या तो बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स या बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। व्हेन दैट हैपेंस देयर इज सम डीके दैट हैपेंस इन न्यूक्लियाई। वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस को लेके आते हैं और इसी डीके को हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन होती है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो स्पॉन्टेनियसली एमिट करते हैं बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनर्जेटिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। और ये कैसे करते हैं इनको एमिट? अपने एटॉमिक न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करके। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई थी बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड बेकेरेल। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज ये एक्चुअली डिस्कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। सो इन समरी, रेडियो एक्टिविटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है और वो होता है न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेशन से। नाउ लेट्स गो ऑन एंड स्टडी द टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तीन टाइप का होता है। पहला है अल्फा डीके, दूसरा है बीटा डीके एंड बाय नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड तीसरा है गैमा डीके। अल्फा डीके में हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट helium nucleus is a nucleus which has two protons and two neutrons, hence is represented as He24 and it is positively charged. बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं या पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। एंड गैमा डीके में हाई एनर्जी फोटोन इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशन। अब रेडियो एक्टिव डीके को गवर्न करने वाला एक लॉ है जिसको हम बुलाते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये लॉ ये कहता है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में, एक यूनिट टाइम में कितने न्यूक्लियाई डीके होते हैं, ये नंबर प्रोपोर्शनल होता है उस टाइम पर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं उससे। सो अगर मुझे इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, आई विल से दैट माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा टी। लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट the number of nuclei undergoing decay per unit time. Delta n is the number of nuclei undergoing decay and delta t is the unit of time. और उसको मैंने नेगेटिव लिखा है क्योंकि न्यूक्लियाई का नंबर कम होते जाता है। तो माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, उस टाइम पर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। n is the number of nuclei in the sample present at that time and delta n is the number of nuclei जो decay हुए हैं टाइम डेल्टा t तक। And delta t is obviously the time taken for decay. So this is the law of radioactive decay. इसमें मैं अगर proportionality sign हटा दूं तो ये बन जाता है delta n by delta t is minus lambda times n, where lambda is the constant of proportionality जिसको हम या तो radioactive decay constant बुलाते हैं या disintegration constant बुलाते हैं। So throughout radioactivity ये governing equation होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी भी टाइम पर कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं या कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो चलिए लेट अस नाउ अज्यूम दैट n0 इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो किसी भी टाइम t0 पे प्रेजेंट है, इनिशियल टाइम। और फिर उसके थोड़ी देर बाद, लेट्स से एट टाइम t, n इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई दैट आर प्रेजेंट एट टाइम t. सो t0 पे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है और t पे n number of nuclei at any subsequent time t. तो हम जानते हैं जैसे जैसे डेल्टा n अप्रोचेस जीरो तो मैं डेल्टा n को dn लिख सकता हूं, राइट? एज डेल्टा n की वैल्यू छोटा होता जाता है, आई कैन से दैट डेल्टा n अप्रोचेस dn. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा n बाई डेल्टा t इज माइनस लैम्डा n, मैं लिख सकता हूं dn बाई dt इज माइनस लैम्डा n. अब इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो आई कैन राइट इट एज dn बाई n इज माइनस लैम्डा dt. दोनों साइड्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, लेफ्ट हैंड साइड में जो n है वो वेरी करता है इनिशियली n0 से एंड फाइनली n तक, दैट्स व्हाट वी सेड. और n0 कब था? t0 टाइम पर था और n कब था? t टाइम पर था. सो इंटीग्रल dn बाई n फ्रॉम n0 टू n इज माइनस लैम्डा इंटीग्रल dt फ्रॉम t0 टू t.
अब दोनों को मैं इंटीग्रेट करूं, t कोई भी आर्बिट्ररी टाइम है अगर, ln n माइनस ln n नॉट इज माइनस लैम्डा t माइनस t नॉट, क्योंकि dn बाय 1/n का इंटीग्रल ln n होता है. सो log a माइनस log b हम जानते हैं log a by b होता है. सो आई कैन राइट दिस एज ln ऑफ n बाय n नॉट इज माइनस लैम्डा t. क्योंकि t नॉट इनिशियल टाइम है, आई विल अज्यूम दैट t नॉट इक्वल 0. सो इसको रीअरेंज करूं, log ऑफ समथिंग इज माइनस लैम्डा t, मतलब दैट समथिंग इज इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्डा t. सो n ऑफ t इज n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t. तो इस इक्वेशन से मुझे यह पता चलता है कि इनिशियली अगर n नॉट न्यूक्लियाई है तो टाइम t पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो n ऑफ t होगा, विच इज n नॉट इंटू e पावर माइनस लैम्डा t. अब उस एक्सप्रेशन से हम एक नया टर्म निकालेंगे जिसको हम बुलाते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियाइड. उसको एब्रीविएट किया जाता है एज टी हाफ. हाफ लाइफ की डेफिनेशन होती है, अब कोई भी अगर सैंपल ले लो, उसमें मान लो इनिशियली एन नॉट रेडियो न्यूक्लियाई है, उस एन नॉट रेडियो न्यूक्लियाई वाले सैंपल को एन नॉट बाई 2 रेडियो न्यूक्लियाई बनने के लिए जितना टाइम लगता है, मतलब वो सैंपल में जो नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई है उसको हाफ होने के लिए जितना टाइम लगता है, उसी को उस रेडियो न्यूक्लियाइड का हाफ लाइफ हम बुलाते हैं, और वी कॉल इट एज टी हाफ ऑफ दैट सैंपल. सो टू विजुअली अंडरस्टैंड दिस, मान लो इनिशियली एन नॉट है, तो कुछ टाइम बाद अगर वो n नॉट बाई 2 हो गया, तो ये चेंज होने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम हाफ लाइफ बुलाते हैं ऑफ दैट रेडियो न्यूक्लियाइड टी हाफ. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ. अब एक चीज याद रखो, हम किसी भी पार्टिकल का फेट कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. हम हमेशा एक सैंपल का प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो पार्टिकल कब गायब होगा, बट एक बड़ा सा सैंपल दिया है, उसमें से कब वो बड़ा सैंपल आधे साइज का हो जाएगा, बाकी आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, दैट वी कैन ऑलवेज से. सो हाफ लाइफ इज नॉट फॉर अ पार्टिकल बट फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ पार्टिकल्स. तो चलिए हम डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ को मैथमेटिकली. हमने अभी अभी देखा कि n ऑफ t इज n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t. इक्वेशन होता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का. अब t इक्वल्स t हाफ पे बाय डेफिनेशन n ऑफ t n नॉट बाय 2 के बराबर होना चाहिए. इसको हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो n नॉट बाई 2 हो जाएगा n नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ. अब दोनों साइड n नॉट को मैं कैंसिल करूं तो हाफ बन जाएगा ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, और दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लूं तो 2 विल बी इक्वल टू ई पावर लैम्डा टी हाफ. अब दोनों साइड में अगर लॉगरिथम ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा ln 2, और राइट हैंड साइड में ई पावर लैम्डा टी हाफ का नेचुरल लॉगरिथम होता है लैम्डा टी हाफ. सो मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया ln 2 इज लैम्डा टी हाफ, और मुझे चाहिए था टी हाफ, हेंस टी हाफ इज ln 2 अपॉन लैम्डा, और ln 2 की वैल्यू होती है 0.693. हेंस द हाफ लाइफ फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज विच हैज अ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ लैम्डा होता है ln 2 बाय लैम्डा और 0.693 बाय लैम्डा. So let us now study a quantity that we call as the total decay rate R. इसको हम activity भी बुलाते हैं. Now, you know that the number of nuclei disintegrating per unit time, हर टाइम पर कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, that's given by minus dn by dt, और इसी को हम R बुलाते हैं. तो मान ले कि एक टाइम इंटरवल dt पे डीके काउंट डेल्टा n है, तो हम जानते हैं कि n ऑफ t n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t है, तो r जो कि माइनस डी एन बाई डी टी है बिकम्स माइनस डी ऑफ n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t डिवाइडेड बाई डी माइनस डी बाई डी टी ऑफ n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t. अब ये डेरिवेटिव होता है लैम्डा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, एंड हेंस r इज नथिंग बट r नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, जहां पे द वैल्यू ऑफ r नॉट इज लैम्डा n नॉट. So r अगर r नॉट e पावर माइनस लैम्डा t के बराबर है, at t equal to 0 r नॉट is lambda n नॉट, and at any time t r is lambda n. So कभी भी अगर हमें एक्टिविटी निकालना है, that is nothing but lambda times the number of active nuclei at that point of time. It is also the slope of the graph of the number of undecayed nuclei with time.
सो द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड इन अ गिवन सैंपल, इसकी एसआई यूनिट होती है बेकेरेल, आफ्टर द साइंटिस्ट बेकेरेल हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। एक बेकेरेल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन या 1 डीके पर सेकेंड। एक और कॉमनली यूज्ड यूनिट है क्यूरी। क्यूरी और बेकेरेल्स का इंटरकन्वर्जन फॉर्मूला है 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 टाइम्स 10 टू द पावर 10 बेकेरेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूरी का जो शॉर्ट सिंबल है वो CI होता है और बेकेरेल का BQ है। सो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीकेस पर सेकेंड को हम एक क्यूरी बुलाते हैं। So one more quantity which is very indicative of radioactivity is the average या mean life. इसको denote किया जाता है by the letter tau. तो let us consider t और t plus dt के बीच का इंटरवल। इस इंटरवल में हम मान के चलते हैं कि शुरुआत में n पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और उस dt इंटरवल में dn पार्टिकल्स डीके हो गए। तो इसका मतलब यह है क्योंकि इस इंटरवल के बाद ये डीके हो गए, इन dn पार्टिकल्स की लाइफ t थी क्योंकि t टाइम तक ही प्रेजेंट थे, जैसे ही t प्लस dt हो गया वो खत्म हो गए। सो इन सारे dn पार्टिकल्स की टाइम लाइफ अगर t थी तो टोटल लाइफ, हर एक का अगर हम लाइफ ऐड करें, इनका टोटल लाइफ होगा dn टाइम्स t। सो dn हम जानते हैं इज लैम्डा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t dt, जिसका मतलब ये है कि life of all these dn nuclei is t times dn, which is t times lambda n naught e पर minus lambda t dt। तो अगर हमको ओवरऑल, ये तो सिर्फ इन dn न्यूक्लियाई का लाइफ है, अगर हमें हर न्यूक्लियस का लाइफ निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को t इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ पार्टिकल्स t इक्वल टू 0 ही लाइफ होगी, कुछ कुछ की इंफिनिटी होगी, कुछ कुछ की बीच की वैल्यूज होगी। सो सारे टाइम रेंजेस के लिए मुझे अबाउ एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड द ओवरऑल सम ऑफ लाइफ। सो मीन लाइफ होगा वो टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टोटल लाइफ के लिए मैंने इंटीग्रेट किया उस एक्सप्रेशन को, विच इज लैम्डा एन नॉट 0 टू इंफिनिटी टी ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, और टोटल न्यूक्लियाई तो शुरुआत में एन नॉट होता है। सो इस एक्सप्रेशन में एन नॉट को कैंसिल कर दूं तो बचा रहता है लैम्डा 0 टू इंफिनिटी टी ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेयर इंटीग्रल u v dt is u integral v dt minus इंटीग्रल du by dx into इंटीग्रल v dt। तो उससे मुझे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलता है, and on putting the limits between 0 to infinity, what I basically get is t equals 1 by lambda। तो t half, क्योंकि ln 2 by lambda था, इसका मतलब t half और एवरेज लाइफ का रिलेशन है t half is tau ln 2। तो हाफ लाइफ को ln 2 से अगर हम डिवाइड करें तो उससे हमको मिल जाएगा मीन लाइफ ऑफ एनी पार्टिकल। सो लेट्स नाउ डू अ प्रॉब्लम। हमको बताया गया है कि एक यूरेनियम 238 पार्टिकल जो अल्फा डी के अंडरगो कर रहा है, उसका हाफ लाइफ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स है। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ यूरेनियम 238? सो एक्टिविटी हम जानते हैं R इज लैम्डा n। अब अगर हमको R निकालना है देन वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट लैम्डा। लैम्डा वी नो इज 0.693 बाई टी हाफ, क्योंकि टी हाफ 0.693 बाई लैम्डा है तो हाफ लाइफ से हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो हम एक एक करके टी हाफ निकालेंगे और n निकालेंगे, उससे हमको वैल्यू ऑफ एक्टिविटी मिल जाएगी। टी हाफ हमको दिया गया है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट ईयर्स टू सेकेंड्स, और वो कन्वर्जन पे वी बेसिकली गेट टी हाफ इज 1.42 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकेंड्स। अब मुझे n अनडिकेड न्यूक्लियाई कितना है निकालना है। हमको बताया गया है अनडिकेड न्यूक्लियाई 1 ग्राम मास है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब 1 मोल ऑफ यूरेनियम कंटेन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसका मतलब 238 ग्राम्स जो कि मास ऑफ यूरेनियम, एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम है, उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे। तो 1 ग्राम में
6.023 into 10 to the power 23 divided by 238 atoms हो गए. So this is basically the number of undecayed nuclei or the activity n, वो जो निकल के आता है 25.3 times 10 to the power 20 atoms. तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 25.3 into 10 to the power 20 atoms. तो मुझे लैम्डा भी मिल गया और n भी मिल गया. तो एक्टिविटी अगर मुझे निकालना है तो r हो गया lambda times n, so that becomes 0.693 by 1.42 into 10 to the power 17 into n. अब इससे एक्टिविटी मुझे मिलती है 123 into 10 to the power 4 per second. प्लीज नोट दैट द की थिंग हियर इज, सबसे पहले हाफ लाइफ को ईयर से सेकंड में बदला मैंने, और फिर मास ऑफ सैंपल से मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल निकाला. Here is one more problem. आपको बताया गया है कि ट्रीटियम, उसका हाफ लाइफ 12.5 इयर्स है, वो बीटा डीके अंडरगो कर रहा है. तो ये पूछा गया है कि सैंपल ऑफ प्योर ट्रीटियम अगर ले तो उसमें से कितना पोर्शन अनडिकेड होगा आफ्टर 25 इयर्स. तो लेट्स अज्यूम दैट सैंपल में x ग्राम ट्रीटियम इनिशियली था. अब हाफ लाइफ अगर 12.5 इयर्स है जो दिया गया है, तो इसका मतलब 12.5 इयर्स में x/2 बचा होगा. ये डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ होता है. तो और 12.5 इयर्स, क्योंकि टोटल 25 इयर्स दिया है, ये x/2 भी हाफ हो जाएगा और बन जाएगा x/4 ग्राम्स. हेंस द अमाउंट ऑफ ट्रीटियम लेफ्ट वुड बी x/4 ग्राम्स. इसका मतलब a quarter of the initial quantity that will be left after 25 years. So दो हाफ लाइफ हो गए, hence it would decrease to only 25% of the initial sample जो undecayed रहेगा 25 सालों के बाद. तो चलिए हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, जिसका पहला है अल्फा डीके. अल्फा डीके में पेरेंट न्यूक्लियस एक डॉटर न्यूक्लियस और एक अल्फा पार्टिकल देता है. ये अल्फा पार्टिकल जो है इसका मास 4 होता है एंड चार्ज +2 होता है. सो द अल्फा रिएक्शन दैट वी सॉ, उसमें यूरेनियम 238 बिकम्स थोरियम 234 and releases a helium nucleus which is nothing but an alpha particle. So in summary, कोई भी पार्टिकल अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करे तो उसका एटॉमिक मास 4 से कम हो जाता है, या मास नंबर 4 से कम हो जाता है, और उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, और यही जो मास डिफरेंस है वो अल्फा पार्टिकल में चले जाता है. अब मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट से हम ये देख सकते हैं विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कि इनिशियल न्यूक्लियस का मास डीके प्रोडक्ट्स के मास से ज्यादा होता है. इसका मतलब देयर इज सम मास मिसिंग, सो रिएक्टेंट मास इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट मास. इस मास डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वी ब्रिंग इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू. अब हम देख सकते हैं कि इनिशियल मास एनर्जी और फाइनल मास एनर्जी में एक डिफरेंस है, that is given by Q equals m of x minus m of y minus m of helium times c square. ये Q जो है वही नेट काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इन द प्रोसेस है. इसमें m of x मास ऑफ x है, m of y मास ऑफ y है जो एक प्रोडक्ट था, और m of helium इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल. Q जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. फॉर इंस्टेंस अल्फा डीके, उसमें Q ग्रेटर देन 0 होता है तो हीट इज रिलीज्ड and hence alpha decay is an exothermic process. So let us now solve a problem based on what we studied. आपको दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को कंबाइन करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया जाता है, जिसमें इस रिएक्शन में आपको एनर्जी रिलीज्ड का वैल्यू फाइंड करना है. हीलियम न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास आपको दिया गया है. Now, the basic reaction is 2 protons plus 2 neutrons giving helium plus a gamma particle. Q value होगा mass of reactants minus mass of products times C squares. तीनों masses आपको दिए गए हैं और experimental mass is given in the question, और इन values को substitute करके you will get the value of Q value as 4.5 into 10 to the power minus 12 joules.
सो बेसिकली रिएक्शन से आपको इनिशियल मास और फाइनल मास पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंटल, उनको सब्ट्रैक्ट करके मास डिफेक्ट मिल जाएगा एंड मल्टीप्लाइंग दैट विद सी स्क्वायर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ क्यू वैल्यू. So let us now move on to the next type of decay, which is beta decay. बीटा डीके खुद दो टाइप का होता है, एक है बीटा माइनस डीके और दूसरा है बीटा प्लस डीके. बीटा माइनस डीके में न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है. एग्जाम्पल इज फॉस्फोरस रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो टू गिव सल्फर. ये जो एंटी न्यूट्रिनो है डिनोटेड बाय न्यू माइनस, बहुत छोटा मास होता है इवन कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन, और ये बहुत वीक इंटरेक्शन करता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ, जिसकी वजह से उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. सो इन बीटा माइनस डीके जब बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं तो स्पीशीज डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड बेसिकली रिलीजेस अ इलेक्ट्रॉन, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ बीटा माइनस पार्टिकल. दिस इलेक्ट्रॉन हैज अ वेरी हाई एनर्जी. इन अ बीटा प्लस डीके न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली एक पॉजिट्रॉन एमिट करता है. सो एग्जाम्पल इज सोडियम. सोडियम का एक आइसोटोप रिलीजिंग नियॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ इस बार एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है. ये जो न्यूट्रिनो है ये एंटी न्यूट्रिनो जैसा ही होता है, बट न्यूट्रिनो न्यूट्रल होता है जबकि एंटी न्यूट्रिनो चार्ज कैरी करते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बीटा प्लस डीके. जब बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं तो स्पीशीज एमिट्स अ पॉजिट्रॉन. The final kind of radioactive decay is called gamma decay. Gamma decay में gamma ray emit होता है जब अल्फा और बीटा डीके से निकलने वाला एक डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है. इस एक्साइटेड स्टेट से वो जो डॉटर न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटोन ट्रांजिशंस होते हैं जो गैमा रेस के फॉर्म में एमिट होते हैं. फॉर इंस्टेंस इन दिस केस RA becomes RN plus a अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है. अब ये जो डॉटर पार्टिकल है ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जाता है तो इट ऑल्सो एमिट्स अ गैमा रे. सो क्लियरली यू कैन सी हियर इनिशियल एक अल्फा पार्टिकल है, उसके एमिशन से रेडॉन अभी भी एक्साइटेड है, तो वो गैमा रे एमिट करता है एंड ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है.